कई सारे असाध्य बीमारियों का इलाज इनके पास है। कैंसर की, डायबिटीज की, थायराइड की, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी इलाज ढूंढ नहीं पाई है। आज से नहीं, हजारों साल पहले इनके इलाज लिखे हुए हैं। एलोपैथ की तरफ भागते हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिस ही नहीं करते। सब मृत आदमी को भी वापस ला सकती है जड़ी बूटियां। तो क्या वाकई में ऐसी जड़ी बूटियां आज हैं? जड़ी बूटियां पहले भी थी, आज भी हैं। ज्यादातर दिमाग में एक चीज भर गई, भाई आयुर्वेद से इलाज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। किसी भी सूरत में आयुर्वेद जो है एलोपैथ का मुकाबला नहीं कर सकता। कई वो फकीर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाँव जाके लोगों को ठीक कर रहे हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में क्या फर्क है? बेस तो एक ही है, जड़ी बूटियों से बनती है, लेकिन प्रोसेस अलग है। संबंधी समस्याएं कि आप एक्सपर्ट भी हैं। देखा जाए तो लेडीज में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि देश के अगर एक सर्वे कराया जाए, उस सर्वे में आप पाएंगे 90% महिलाएं जो लिक्यूरिया की शिकायत है। शादी के बाद में एक टेस्ट होगा और आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा लिया और आपको लगता है कि आपकी गुप्तांग बहुत लूज हो गई है, तो उसके लिए आप, अगर आपकी उम्र 40 साल की नहीं हो गई है, बहुत ज़्यादा लूज हो गई हो, तो उससे आपको महसूस होगा कि 16 या 18 सालों का जो कसाब होता है उस तरह का कसाब तो पैदा हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते, शर्म बिल्कुल ना करें। बीवी ने लात मार दी, मेरे वहाँ पर चोट लग गई, कहती तुझ पे कुछ होता नहीं, तू नाम का मर्द है, वैसे काम का मर्द नहीं। डॉक्टर साहब, इसका कोई मेडिकली मतलब कुछ इलाज है कि अपन टाइमिंग बढ़ा सकते हो? करना, इंटरकोर्स करना, इंटीमेट होना, तो एक गोली मुंह में डाल लीजिए, आप चूसते रहिए। निकलने के बाद में यूरिन करिए, तो यूरिन करते समय चाहे यूरिन से ही आपके क्यों ना धोना पड़े, धो लीजिए। सबसे पहली बात, ये इंटीमेसी में एक वर्ड बहुत फेमस हो गया है कि सांडे का तेल। जापानी तेल नाम रखने से जापान का नहीं हो जाता। डिल्डो वगैरह जो कुछ कंडोम वगैरह उस तरह के आजकल मार्केट में आ गए हैं, सिलिकॉन वगैरह के, उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो उससे लगता है कि इतना बड़ा है या इतना मोटा है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हृदय रोग की समस्याएं, लिवर की समस्या, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज। सबसे बड़ी समस्या आती है यौन संबंधित समस्याएं, जिनका लोग इलाज तो बहुत कराते हैं लेकिन निदान शायद ही मिल पाता है। लेकिन आज आयुर्वेदिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि अपनी चिकित्सा पद्धति से वो असाध्य से भी रोग को सही कर सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आयुर्वेदिक के किंग कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ख्याति पहुंचाई है। हमारे साथ डॉक्टर शेख साहब मौजूद हैं। मथुरा से आए हैं मेरे ख्याल से आप? जी सर, मथुरा से आए हैं और कई सारे असाध्य बीमारियों का इलाज इनके पास है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी समस्याएं देश में आज हैं जो लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात, एलोपैथी में इलाज नहीं है। जैसे कि बात करूं मैं कैंसर की, डायबिटीज की, थायराइड की, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी इलाज ढूंढ नहीं पाई है। तो आपको क्या लगता है, आयुर्वेदिक में क्या वास्तव में इलाज है? नहीं, बिल्कुल मेरा मानना यह है, आज से नहीं, हजारों साल पहले इनके इलाज लिखे हुए हैं। जैसे कैंसर है, उसमें कर्क के नाम से बीमारी लिखी है, आबुर्द के नाम से कैंसर को कहा गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी BMS डॉक्टर आजकल कर रहे हैं और जो भी निकल के कॉलेज से आ रहे हैं, वो एलोपैथ की तरफ भागते हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिस ही नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत जो है आयुर्वेद को पिछड़ने की वजह ये है कि हम जो है प्रैक्टिस एलोपैथ में या अन्य पैथियों में तो करते, लेकिन आयुर्वेद से प्रैक्टिस कर सीख कर आते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद की डिग्री करके आते हैं, 5 साल का टाइम खर्च करते हैं, लेकिन चिकित्सा जो करेंगे हम दूसरी पैथी में करें, तो इसलिए हम उसके बारे में ढंग से जान नहीं पाते। लेकिन मेरा मानना ये, आज से नहीं, हजारों साल पहले, चाहे कैंसर हो या किडनी फेलियर हो या जितनी भी जीवन हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो भी सारे उनके बारे में लिखा हुआ है पूरी तरीके से। जय डॉक्टर साहब, जो पुरानी कथाएं उनमें कहीं ना कहीं मेंशन था, जैसे संजीवनी बूटी का जिक्र हुआ और बहुत सारी दवाइयों का जिक्र हुआ कि मृत आदमी को भी वापस ला सकती है जड़ी बूटियां। तो क्या वाकई में ऐसी जड़ी बूटियां आज हैं इस दुनिया में? सर, जड़ी बूटियां पहले भी थी, आज भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि उस चीज का माहिर डॉक्टर होना चाहिए जिसको अध्ययन पता मतलब हो। स्लो हो गया है। लेकिन लोग बात क्या है कि ज्यादातर दिमाग में एक चीज भर गई, भाई आयुर्वेद से इलाज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात ये दिमाग में सबसे बड़ी फैक्ट ये है, डॉक्टर्स भी कहते हैं हमारे पास कि जी आयुर्वेद में कर तो ले, लेकिन 6 महीने 8 महीने, जबकि मेरा मानना ये है जितना फास्ट एलोपैथिक काम करती है उतना ही आयुर्वेद काम करती है। लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे सर्जरी में है, जैसे सर्जरी शुरू हुई आयुर्वेद में, सुश्रुत जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूँ और मेरा मानना ये और पूरी दुनिया के डॉक्टर मानते हैं, लेकिन वहाँ पर आयुर्वेद पे चढ़ गई। मॉडर्न पैथी में जो एलोपैथ में जो है सर्जरी आज भी कामयाब है, तो वहाँ पर हम किसी भी सूरत में आयुर्वेद जो है एलोपैथ का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी असाध्य रोग हैं जिनको बिल्कुल पूरी तरीके से एलोपैथ में ये कह दिया गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, वहाँ से आयुर्वेद में मेरा मानना ये है कि ढंग का डॉक्टर हो और आयुर्वेद में चिकित्सा करता हो या यूनानी में चिकित्सा करता हो, तो मेरा मानना ये 99.5% वो बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकती है। ये दो बातें आपने कही जो BMS डॉक्टर होल्डर्स हैं। दूसरी बात, कई वो फकीर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो गांव जाके लोगों को ठीक कर रहे हैं। अभी त्रिपुरा की एक लेडी हैं जो वर्षों से, उनको शायद सम्मान भी मिला है पद्मश्री का, जो ठीक करती हैं अपने असाध्य बीमारियों को अपने
कर्म से, तंत्र से, तो आपको क्या लगता है कि पुराने हकीम जो थे उनके पास ज्यादा ज्ञान है आज के बीएमएस डॉक्टर के? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, पुरानों में ज्ञान ज्यादा है, क्योंकि वो खास तौर से उनके पास ऑप्शन नहीं था, खास तौर से एलोपैथिक नहीं थी, वो टोटल आयुर्वेद में और जड़ी बूटियों के ऊपर काम किया करते थे। आजकल क्या है, जितनी भी कंपनियां बनी हैं, कंपनियों की दवाएं हम खरीदते हैं, पेटेंट जो फार्मूलेशन उनको खरीदते हैं, ये जो है क्लासिकल है उनको खरीदते हैं, तो हम उस चीज़ पर मेहनत करते नहीं है। तो खास तौर से अगर मेहनत की जाए, उसको आयुर्वेद को पढ़ा जाए ढंग से, तो मेरा मानना यह है कि उन चीज़ असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है पूरी तरीके से। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरे ख्याल से जो है आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, यूनानी बेस तो एक ही है, जड़ी बूटियों से बने। प्रोसेस अलग है कि अगर हम एल्कोहल में डाल के बना रहे तो होम्योपैथिक बन जाती है, अगर हम खमीरे का रूप दे रहे हैं, चाशनी के रूप में तो यूनानी बन जाती है, और हम उसी को जो है पाक बना के करते तो आयुर्वेद में चले जाते, लेकिन बेस एक ही है, वो जड़ी बूटियों से ही बनाई जा रही है। आजकल देखा जा रहा है कि मतलब लोग एलोपैथी डॉक्टर ज़्यादा बनना चाहते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। कारण ये है कि इनकम उसमें ज़्यादा है, यहाँ पर कम है थोड़ी, या फिर वाकई में विश्वास नहीं है लोगों को अभी तक? नहीं, असल में क्या है कि ये मेरे ख्याल से मैं किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं कहूँगा, खास तौर से देखिए, अगर बीएमएस डॉक्टर 5.5 साल में बन रहा है, यूनानी डॉक्टर 5.5 साल में बन रहा है, होम्योपैथिक का डॉक्टर 5.5 साल में बन रहा है, और एमबीबीएस भी 5.5 साल में बन रहा है, लेकिन जो एक इज्जत है वो एमबीबीएस की ज़्यादा है। अगर पे स्केल भी देखेंगे उनका ज़्यादा है, जॉब भी ज़्यादा है। तो मेरा मानना ये है, खास तौर से इसकी वजह से ये थोड़ा सा पेशेंट है, वरना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। क्या लगता है वो आयुर्वेदिक का मतलब जो आविष्कार हुआ, ये भारत में ही हुआ या कहीं और नहीं? हुआ है? आयुर्वेद का जो जड़ी बूटियों का जो खास तौर से जो हमारे आचार्य हैं, जितने भी हैं, वो आए इंडिया से ही, भारत से है। तो आयुर्वेदिक को इतना प्रचारित क्यों नहीं किया गया? किसकी कमी रही है, वो क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल से मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर तो कमियां जो है, जिस वक्त ये डिग्रियां नहीं होकर, तो उस वक्त की मैं आचार्य रहे हूँ या हकीम रहे हूँ, उन्हीं की कमी रही। खास तौर से मैंने, जैसे कि मेरे पास कोई कैंसर का फार्मूला है, तो उसको हमने कोशिश की कि मेरे पास रहे, उसको हमने बताया नहीं, जनता को नहीं बताया। इसी तरीके यूनानी में किसी के पास कोई नुस्खा आ गया, जैसे दमे का, किसी के पास अस्थमा का कोई नुस्खा है, तो उसको बताने की कोशिश नहीं की, सोची कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, अगर पता चल जाएगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, जितना हम किसी भी चीज़ का प्रचार और प्रसार करते हैं, उतना उसका विकास भी होता है, लोगों को फायदा भी होता है, और उस चीज़ आगे पहुंचती है। इसी वजह से आयुर्वेद आज हमारी पीछे है। डॉक्टर साहब, आपके पास कैसे कौन से नुस्खे हैं जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे आप मान के चलिए टीबी है, लोगों की कई महीनों लग जाते हैं टीबी को सही होने में, तो आयुर्वेदिक में इसका उपचार जल्दी उपलब्ध है कुछ? देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसे कि अगर डायग्नोज हुआ है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, डॉक्टर्स ने कहा, तो डॉक्टर्स खास तौर से मेरा मानना यह है, एलोपैथ के डॉक्टर सबको एक ही मालूम है कि 9 महीने का इलाज चलना है। सबसे बड़ी बात, 9 महीने उनको फिक्स कर दिया है, मरीज को ज़रूरत है या नहीं है, उनको 9 महीने बता दे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे कि किसी को डायग्नोज होता है या अस्थमा है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मानना जो है, मेरे अपनी सोच जो है, जो अस्थमा या टीबी जो बन रही है, वो एलोपैथिक डॉक्टर्स की वजह से बन रही है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान का कोई छोटा डॉक्टर हो, आरएमपी डॉक्टर हो, गांव में बैठा हो, या बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हो, या एम्स में डॉक्टर हो, अगर कोई खांसी का पेशेंट जा रहा है तो उसको स्टेरॉयड उसको देनी ही देनी। ऐसा सिंगल डॉक्टर्स नहीं मिलेगा जो स्टेरॉयड न दे। तो स्टेरॉयड का एक मेन वजह हो सकती है टीबी की? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी मेरे पास कोई डॉक्टर पेशेंट आता है, अस्थमा का आता है, खांसी का आता है, किसी चीज़ का भी आता है, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक देंगे, चाहे अमोक्सिसिलिन देंगे, उसके साथ प्रेडिसोल, बेडनिसोल हर हालत में लगाएंगे हम, देंगे, सही बात, डेरिफाइलिन लगाएंगे। और वो बेडनिसोल, डेक्सोना जो भी हम लेते हैं, वो उनका काम है पानी के बॉडी के अंदर पानी बढ़ाना। उससे क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े जो पानी से भर जाते हैं, सूजन है, उनके इन्फ्लामेशन हो जाती है, और फिर उनके ऊपर हम एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीबायोटिक देने की वजह से वो हमारे लंग्स जो कफ जो बना वो सूख जाता है, वही अस्थमा बन जाता है, वही टीबी बन जाती है। मैंने तमाम ऐसे पेशेंट हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो ये कहते थे सब सांस चला ही नहीं जाता है, लोग कहते हैं दमा तो दम के साथ जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे आए हमारे पास कि टीबी के पेशेंट थे जो कहते साहब होता ही नहीं है, सांस फूलता रहता है, खांसी आती है, पैरों से नहीं चला जाता। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने उनसे क्या कहा कि आपको हमारे कहने से सिर्फ 3 महीने कुछ चीज़ हम आपको घर पे बता रहे हैं, घर पे इस्तेमाल करनी। एक तो गाय या बकरी का दूध बंद नहीं करना है। एलोपैथिक वाले डॉक्टर क्या करते हैं कि जो है आपको चिकनी चीज़ नहीं लेनी है, घी नहीं लेना है और दूध नहीं लेना है। जब उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ही नहीं होगी, जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी, तो आदमी और बीमार होगा। तो हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि आपको गाय या बकरी का दूध चाहिए, हमें आपको 3 चीज़ें बाजार से लेनी है, कुछ नहीं लेना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी है। एलोपैथी की अगर दवा खा रहे हैं उनकी भी खातिर है, आपको बाजार से पंसारी की दुकान पर जाना है, आपको काकड़ा सिंगी लेनी है। काकड़ा सिंगी लेनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम पीपल लेनी है, पीपली भी उनको कहते हैं जिस लौंग जैसी आती है, और 50 ग्राम इसमें काली मिर्च मिलानी है। सिर्फ इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी है हमें। तीनों चीज़ों को 50-50 ग्राम लाइए, उनको बारीक पीस लीजिए साफ़ करने के बाद, और साफ़ करने के बाद रात को सोते समय आप सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ग्राम अपने दूध में उबालिए, उस दूध को पीना शुरू कर दीजिए आप।
उस दूध को पीजिए लगातार, मेरा मानना है 3 महीने अगर पीते हैं, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, दमा है, ट्यूबरकुलोसिस, ये मेरा मानना ये है किसी भी तरीके से अगर वो 3 महीने उनकी गायब हो जाए पूरी तरीके से। क्या बात है। आपके जीवन में बहुत सारे पेशेंट्स आए होंगे, वो क्या एक्सपीरियंस रहा है इनका? नहीं, हमारे साथ में पेशेंट आते हैं हमारे सामने, हम उनकी कोशिश यही करते हैं कि हमने सोचा है कि 40 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और तकरीबन मेरे घर में 120-130 साल से प्रैक्टिस हो रही है। आज भी मेरा बेटा एक MBBS डॉक्टर, बड़ा बेटा, छोटा बेटा BUMS डॉक्टर, भाई डॉक्टर, तकरीबन 12-13 डॉक्टर घर में है मेरे अच्छा, में। क्या बात और है। ख़ास तौर से मैं खुद, लेकिन मेरी ज़िंदगी का असल मकसद ये रहा है कि मैं टोटल आयुर्वेद में प्रैक्टिस करूँ, उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं करूँ। और आयुर्वेद के अलावा मैंने मेरी क्लिनिक में जाए कोई सरिंज नहीं मिलेगी, कोई स्टेथोस्कोप, उस तरह कुछ है ही नहीं, हमने रखा है टोटल 100% आयुर्वेद रखा है। तो ख़ास तौर से हमारी कोशिश ये है कि उन जड़ी बूटियों को, सही जड़ी बूटियों को और सही बीमारी में अगर दिया जाए और ढंग से दिया जाए, और डॉक्टर ये सोच ले कि इस दवा को मैं खा सकता हूं और मेरे बच्चे खा सकते हैं, तो मेरा मानना ये कोई पेशेंट ठीक हो मगर नहीं रह सकता। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नाड़ी देखकर, नब्ज देखकर पहचान लेते हैं क्या बीमारी है, क्या ये सर संभव है? आयुर्वेद तो मेरा मानना ये है, आपने बहुत बड़ी बात की और यही शुरुआत होनी चाहिए थी हमारी इस पॉडकास्ट की, कि वात पित्त कफ के ऊपर डिपेंड है। 3 हमारी नाड़ियां, जब हम डॉक्टर से जो भी वैद्य आचार्य हकीम आप ये 3 उंगलियां रखते हैं, तो पहली वात पित्त कफ 3 नाड़ियां होती है, वो किस तरीके से चल रही, उसी से परखनी होती है बीमारियां कि कितनी तेज चल रही, कितनी स्लो चल रही है, VP कितना हुआ, कितना उनका कफ बढ़ा हुआ, कितना, ये डॉक्टर नेचुरल स्टेथोस्कोप है। अगर इस चीज पे अगर डॉक्टर्स की कमांड है, इस चीज को बारे में जानता, तो मेरा मानना यह है कि काफी हद तक बहुत से पेशेंटों की रिपोर्टें कम कराई जा सकती हैं, उनके खर्चे कम कराए जा सकते हैं। जैसे भी अभी एक पेशेंट मेरे पास में तकरीबन, और आते रहते हैं, एक से मतलब नहीं है, अभी एक पेशेंट मेरे पास में आए कि सर मुझे पेशाब करने में बहुत दिक्कत हो रही है, कभी तो बिल्कुल आता ही नहीं, कभी एक बार निकल जाता। तो मैंने उनसे कही आपकी प्रोस्टेट बड़ी हुई है। पेशेंट बोला कि सर आपको क्या मालूम है? कि मुझे मालूम है, मेरा तजुर्बा ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, उनको अल्ट्रासाउंड लिख दिया, तमाम जांच लिख। तकरीबन मेरा मानना ये है कि जो पेशेंट आया लौट के मेरे पास में, तो तकरीबन उसकी जांचें करीब तकरीबन 6-7 हज़ार की जांचें उसकी हो गई, और जब निकल के आया तो उसमें मालूम चला कि 40 ग्राम उसकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। अच्छा। तो इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं, तो जो डॉक्टर्स का तजर्बा होता है, जो उसकी जानकारियां होती है, जो उसको पता होता है पेशेंट को, तो उससे हाव भाव से पता चल जाता है आदमी को। भाई लीवर का पेशेंट आ रहा है, उसके चेहरे से पता चल जाएगा आपको पीला चेहरा हो रहा है, खून की कमी, उसको मैं यहाँ पे बिना हीमोग्लोबिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ जांच करा रहे हैं हम जांच। लेकिन हो क्या रहा है कि आजकल जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, मुझे आपके पॉडकास्ट में कहने में थोड़ा सा शर्म महसूस हो रही है कि डॉक्टर्स की बुराई करना, जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, जितने हॉस्पिटल बने हैं, उनकी एक सबसे बड़ी कमाई ये टेस्ट भी बन गई है। फैक्ट है। और डॉक्टर से 500 रुपए के लिए कंसल्टेशन कर रहा है, उनके पास 5,000 की जांचें हो जा रही है, जबकि जरूरत नहीं है। और उनकी सच्चाई है कि रिपोर्टें जो होती है 30 से 40% नहीं, मैं कहूँगा 80% कमीशन डॉक्टर्स के पास जाता है। ये एकदम फैक्ट है। 80% तक कमीशन जाता है, सिर्फ टेस्टों का, दवाइयों का भी जाता है। तो इससे क्या है कि जो हम जैसे देश के ऊपर जो भी बजट आता है, स्वास्थ्य के ऊपर बजट आता है, तो एक बहुत बड़ा बजट आता है, लेकिन उसका सही लाभ रोगी को नहीं मिल पाता। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जितने डॉक्टर्स हैं ये फालतू की रिपोर्ट लिख देते हैं करवाने के लिए, या फिर दवाई बता देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो भगवान का दर्जा जो दिया गया डॉक्टरों को, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है? नहीं सर, मैं तो मानता हूं कि तकरीबन 2000 के बाद में, पहले तो मैं भी समझता था कि प्रैक्टिस, और मेरी ज़िंदगी में भी कई ऐसे पेशेंट आए कि हम भी अपने को भी तो नहीं कहते, लेकिन ना ही डॉक्टर्स का भी भगवान हो भी नहीं सकता। भगवान भगवान है, भगवान को दुनिया में कोई इंसान भगवान बन ही नहीं सकता, क्योंकि सभी को भगवान बनाते हैं, डॉक्टर्स को भी, इंजीनियरिंग सबको भगवान बना रहे। लेकिन एक इज्जत के सम्मान के रूप में पेशेंट जो है देखते थे उनको जो है, लेकिन जिस तरीके से इस पेशे को जो है एक प्रोफेशनल बनाया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, उससे मेरा मानना यह है कि देश का आम गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी भी एक पेशेंट में पलवल में मैं देख रहा था, पलवल में उस पेशेंट को जो है मालूम चला कि ज़रूरत उसको 3 mm की पथरी थी, स्टोन थी उसकी किडनी के अंदर। डॉक्टर फरीदाबाद में किसी के पास हॉस्पिटल में, उन्होंने उनका ऑपरेट कर दिया। हम ये करेंगे 2 दिन में उनको सिर्फ बियर से पानी ज़्यादा पिला के, नींबू पानी पिला के उनकी पथरी निकल जाए। तो खास तौर से हम जब तक ये सोचेंगे कि जिंदगी है, पैसा है, सब यही रह जाना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं, हर आदमी को पैसा कमाना चाहिए, इसमें कोई दौर, लेकिन इंसानियत उसके अंदर होना चाहिए, कि हमदर्दी उसके अंदर होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि पेशेंट अगर इसकी जगह मैं होता, या मेरे घर वाले होते, या मेरे रिश्तेदार होते, तो उनके ऊपर क्या गुजरती। तो हमारे अंदर इंसानियत और जो है दया का भाव जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे असाध्य रोग हैं जो एलोपैथी में हाथ खड़े कर दिए, जैसे कि डायबिटीज़ की बात करें, क्या इसका इलाज हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ मेरा मानना यह है कि ख़ास तौर से देखिए, पहली बात तो डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है।
सबसे बड़ी बात है डायबिटीज क्या है कि हमारी जो रहन सहन, जो खान पान जो बिगड़ा है, उसका बैलेंस बिगड़ने से उसका बैलेंस बिगड़ने से सारा हुआ है। और खास तौर से मेरा मानना, मैं तो तकरीबन 88 से प्रैक्टिस में हूँ, तो मेरे ख्याल से ये जो है 2007 या 2008 के बाद में बहुत ज़्यादा एक तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर फैली है। पहले कम पेशेंट आपको देखने को मिलते थे, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ नहीं होगी, लेकिन बहुत कम थे, रेयर केस थे। डॉक्टर्स भी जो है ज़्यादा नहीं, आजकल कोई भी डॉक्टर्स के पास जा रहा है आदमी और उसको जांच में डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है, मधुमेह आ जाती है, तो अब डॉक्टर्स का क्या है कि जिंदगी भर दवा खानी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दिमाग में, पेशेंट के दिमाग में ये बैठ गया है कि इसका कोई इलाज नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अब होता क्या है कि, और वाकई में सच्ची बात भी है कि एलोपैथ में कोई इसका इलाज नहीं है। मैं 2-3 साल्ट है, 2-3 उनको अदल बदल के मेटफॉर्मिन या इंसुलिन वगैरह जो भी है, ग्लिमिप्राइड वगैरह, जो 4 साल्ट को दे देते डॉक्टर, बढ़ाते रहते, आज 2 गोली दिए, 6 महीने बाद 3 बढ़ा, इस तरीके से डोज को बढ़ाते। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर जिसको डायबिटीज शुरू हो गई और जिसको अंदर ये मेटफॉर्मिन या इंसुलिन वगैरह चल रहा हो, तो उसको समझ लीजिए इसको डेथ उसकी लगभग तय है। हाँ, पक्की है। क्योंकि जो है डायबिटीज के पेशेंट, आजकल जो हम किडनी पेशेंट देखते हैं ज्यादातर जो बढ़ रहे हैं देश में, वही पेशेंट है। हार्ट के पेशेंट देख रहे हैं, वही पेशेंट है। लीवर के पेशेंट देख रहे हैं, वही पेशेंट है। क्योंकि उनका सारा का सारा सिस्टम जो, क्योंकि जो है हमारा जो गॉल ब्लैडर, कोई जो भी ऑर्गन है जो है, वो लीवर से सब, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। अब डायबिटीज़ में होता क्या है कि जितने भी डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं या हमारे पास आए, वो क्या करें, सीधा एक टेबलेट लिख दी, उनको गोलियां लिख दी, आपको ये खानी है, 1 महीने बाद जांच करानी है, HbA1c कराना है, 3 महीने के टेस्ट करना है, कितना कम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हम कोई डॉक्टर एलोपैथ वाले ये नहीं बता रहे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ को छोड़ना है, कितने दिन छोड़ना है। लाइफ स्टाइल को हम बिल्कुल नहीं बता, डाइट बिल्कुल नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि हमें खाने में क्या लाना चाहिए। तो ख़ास तौर से मेरा मानना जो है, मेरा अपना तजुर्बा ये है डायबिटीज़ के लिए, तो मैंने जो अपने तमाम पेशेंट मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं सेक्सुअल ट्रीटमेंट करता हूँ, सेक्सुअल ट्रीटमेंट जो पाया, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा होती है, संबंधित से जुड़ा हुआ है, और वो पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम खास तौर से अपने पेशेंट को, सबसे बड़ी बात, और मैं तमाम डॉक्टर्स की तमाम सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो देखते रहते हैं, नुस्खे देते रहते हैं, उसमें कह देते हैं कि साहब आपको गेहूँ की रोटी नहीं खानी। ये ज़िंदगी लंबी है, 50 साल जीना, 60 साल, कब तक छोड़ा आप? सही बात है। लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आटा खाइए, या तो इसमें गेहूं मिला लीजिए, या फिर छानिए मत। सही बात है। असल में क्या हो रहा है, जो हम आटा खा रहे हैं और जो फैशन के तरीके से रोटियां बन रही है, बहुत पतली रोटियां बन रही हैं, और ख़ास तौर से रेस्टोरेंट के अंदर और सिटी के अंदर ख़ास तौर से आटा मिल ही नहीं रहा सर। सही बात। चावल मिल रहा है, चावल का पिसा हुआ मैदा मिल रहा है। जब हम मैदे की रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, तो वो आंतों के अंदर जम जाता है। अच्छा। और जमने के बाद में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो भी हम खाते हैं वो खाना पच नहीं पाता पूरी तरीके से, बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर सड़ता है। उसी सड़ने की वजह से जो भी हमारे विजातीय द्रव होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, जो गंदगी होती है, हमारी आंतों के अंदर सड़ती रहती है। तो मेरा मानना है, मेरा तजुर्बा है, अगर पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट सारी चीज़ों को छोड़कर जो दवा जिसकी लेना चाहता है लेते रहे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आटे को छाने नहीं, और उल्टा चक्की पर जाएँ तो वहाँ पर उसमें 10 किलो के अंदर 2 किलो चने डलवा लें, और उसको ये कह दें कि भाई थोड़ा मोटा पीसना, बारीक मैदा नहीं बनाना। इसको अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हमारी माँ बहन बेटियां इनकी रोटियां बनाएंगी, तो काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर छोटे छोटे नुस्खों को हम इस्तेमाल करें, जैसे कि मेथी दाना बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस चीज़ के लिए, करेले हैं, विजयसार है, समझ, ये चीज़ें हैं, इनको हम लेते हैं। अगर छोटा सा, जब मैं एक छोटा सा नुस्खा आपके ज़रिए से बता रहा हूँ अपना, ख़ास तौर से कुछ नहीं करना है, बाज़ार से आपको 50 ग्राम भुने चने लेने हैं, 50 ग्राम बादाम लेने हैं, 20 ग्राम इसमें काली मिर्च लेनी है, और 50 ग्राम इसके अंदर कड़वे जौ, जो गेहूं हाँ। उसी कड़वे जौ आते हैं, तल्ख जौ कह सकते हैं उनको, तल्ख जौ लेकर उसको बारीक पीसने के बाद में इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाइए। मेरा मानना यह है सिर्फ 5 से 7 दिन में कंट्रोल होने लगेगी। दूध पीते हैं, दूध के अंदर हल्की सी हल्दी डालिए, आप उस दूध को पीना शुरू कर दिए। मेरा मानना यह है कि आपकी जो है डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। अगर आपको, दर्शकों को लगता है कि भाई हम कौन तल्ख जौ लेके आएगा, कौन मेथी लेके आएगा, कौन इस तरह की लाएगा, तो इसके लिए बाजार में एक पाउडर आता है, इसका नाम है सहार डायबेक्योर पाउडर। उस पाउडर को, सहार डायबेक्योर पाउडर, उस पाउडर की खासियत है उसके अंदर बसंत कुसुमा का रस डली हुई, एक भस्म का नाम बसंत कुसुमा का, वो आती है, बहुत ही बेहतरीन, पेशाब की संबंधित, आयुर्वेद में पेटेंट मेडिसिन के अंदर है, और क्लासिकल पेटेंट इससे अच्छी दवा नहीं है। अगर इसका, और मैं डॉक्टर्स को भी कहना चाहूँगा, आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सलाह देना चाहूँगा, जो आप चिकित्सा देना चाहें वो चिकित्सा अपनी पेशेंट को दीजिए। इस गोली को मेरे कहने से किसी भी पेशेंट को 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम बसंत कुसुमा का रस चलाइए। मेरा मानना यह है कि आपके रोगियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी चिकित्सा में 4 चांद लगेंगे।
क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सेक्स संबंधी समस्याएं की आप एक्सपर्ट भी हैं, तो देखा जाए तो लेडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या बहुतों को बहुत दिन तक चलते हैं, कईयों का ऐसा होता है कि मतलब इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग होती है, तो इस संबंधी समस्या का इलाज कहाँ तक संभव है? देखिए, हर चीज़ का संभव है, हर कोई ऐसी बात ही नहीं है इसमें कि जिस चीज़ का इलाज संभव ना हो। लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम है या इचिंग की प्रॉब्लम है या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ये बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वाइट डिस्चार्ज, मेरा मानना ये है कि देश के अगर एक सर्वे कराया जाए, उस सर्वे में आप पाएंगे तकरीबन मेरे ख्याल से 90% महिलाएं जो लिक्यूरिया की शिकायत है उनको, 90%। उसी की वजह से महिलाओं को जो कमर में दर्द हो रहा है, उसी की वजह से झाइयाँ निकल रही, उसी की वजह से पैरों में दर्द रहता है, उसी की वजह से कमजोरी बनी, उसी की वजह से हीमोग्लोबिन कमी है। तो तमाम बीमारियों की महिलाओं का इस तरह की बीमारियां होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि खास तौर से जो डेट वाली प्रॉब्लम आती है, तो डेट वाली प्रॉब्लम के लिए मैं खास तौर से बच्चियों को, माताओं को, बहनों को कहना चाहता हूं कि जैसे आपको लगता है कि जिस तारीख में आपको डेट आने वाली है, तो 2 या 3 दिन पहले आप ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए। रोज़ाना आप जो है सुबह शाम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। जैसा अभी मेथी का जिक्र, अगर मेथी का ही गर्म थोड़ा सा एक 5 ग्राम मेथी लें, पानी में बॉईल करें और उस पानी को सुबह शाम पीजिए आप। मेरा मानना है ये बड़ी साफ खुलकर डेट आएगी आपको। कोई जो क्लॉट जमे होंगे, थक के जमे होंगे, बहुत ज़्यादा आता, वो सारा दूर हो जाएगा और 2-3 दिन में उन फारिग हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात। जहाँ तक जिस तरीके से लिक्यूरिया की शिकायत है, लिक्यूरिया कुछ महिला, मैं कहता हूँ कि देश के, जैसे मैंने अभी कहा, 90% महिलाओं को होती है और ज़्यादातर जिन महिलाओं को लिक्यूरिया की शिकायत होती है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है, रेड डिस्चार्ज की शिकायत होती है, तो श्वेत पर्दा, रक्त पर्दा जिसमें आयुर्वेद में कहा जाता है, उनकी शिकायत होती है, तो उसके लिए खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, महिलाएं खास तौर से एक तो जो है सफाई का विशेष ध्यान दें। खास तौर से जिसमें दिक्कत क्या होती है, गांव देहात में महिलाएं जो है डेट के टाइम पर कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं और ख़ास तौर से उसी एक कपड़े को सारे दिन भी निकाल देती हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। ये चीज़ों का थोड़ा सा अवेयरनेस आनी चाहिए। जैसे आजकल तो पैड वगैरह तो बहुत सारी जागरूक हो चुके हैं लोग, जागरूक हो रहे हैं लोग, तो उनका इस्तेमाल करें। दूसरा, सफाई का विशेष ध्यान दें। और एक मैं छोटा सा नुस्खा फिर मैं एक दे रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, आपको कुछ नहीं करना, बाजार से फिटकरी लेके आनी है, गुलाबी मिल जाए, सफ़ेद मिल जाए, जो फिटकरी मिल जाए उसको लेके आइए, 5 रुपये की फिटकरी लेके आइए, उसको बारीक पीसिए। बारीक पीसने के बाद में उसको क्या करना है आपको, जब घर पर कोई ना रहे तो 1 लीटर गर्म गुनगुना पानी कर आधा चम्मच पाउडर डालें, उसके अपनी वेजाइना की सफाई कर लें, गुप्तांग की सफाई कर लें। 2-3 दिन करेंगे, आपका वाइट डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज, इचिंग, खुजली, ढीलापन सारा गायब होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे नुस्खे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, डॉक्टरों के कहने से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा स्क्रीन पर हमारा नंबर, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। या हमारा और एक बाज़ार में एक कैप्सूल आता है जिसका नाम है L7 कैप्सूल। L7 कैप्सूल 1 महीने खा ली, पूरी ज़िंदगी में आपकी लिक्यूरिया की शिकायत आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। आपकी डेट ख़राब होती होगी तो डेट टाइम पे आएगी, इचिंग हो रही होगी वो दूर हो जाएगी। हाँ, जिन बच्चियां शादी से पहले, आजकल जिस तरीके से देश का माहौल है और बड़े बड़े मेट्रो सिटी के अंदर एक संबंध बनना एक आम बात हो गई है और खुद को बुरा भी नहीं मान। पहले एक ज़माना था जिसको बुरा मानते थे और ये सोचते थे कुआरापन होगा, शादी के बाद में टेस्ट होगा और जिस वक्त सुहागरात होगी तो उसकी जांच होगी, चादर होगी, सफ़ेद चादर होगी, सुबह देखेंगे कि ब्लड आया है नहीं आया। तो आजकल वो चीज़ तो गायब हो गई। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि ख़ास तौर से, और बच्चियों से कहना चाहता हूँ, आपके बॉयफ्रेंड कोई भी हो, चाहे जितने बॉयफ्रेंड हैं देश के अंदर, हो सकता है 5% 2% सच्चे हों, ज़्यादातर सोचते हैं सेंचुरी के हर बदलने की कोशिश करते हैं नई उससे। और जिस वक्त उनकी सुहागरात होती है खुद देखते हैं कि बेड पे वर्जिन है नहीं है। और अभी पिछली साल भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी और रोज़ होते कि एक लड़के की जो शादी हुई, उनकी सुहागरात में ब्लड नहीं आया तो उन्हें दूसरे दिन ही तलाक दे दिया। तलाक दे नासिक का ये तो फिर एक मतलब विकार है समाज का, विकार है एक। तो उन बच्चियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया और आपको लगता है कि आपकी वेजाइना गुप्तांग बहुत लूज हो गई है, तो उसके लिए आप V16 कैप्सूल आता है, V16 कैप्सूल इस्तेमाल करिए। एक कैप्सूल सुबह खाइए, एक कैप्सूल शाम के। और V16 पाउडर आता है, उसका इस्तेमाल आप वेजाइना की डूज से सफाई के लिए करिए। मेरा मानना यह है, ब्लड तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपकी उम्र 40 साल की नहीं हो गई है, वेजाइना बहुत ज़्यादा लूज हो गई हो, तो उससे आपको महसूस होगा कि 16 या 18 सालों का जो कसाब होता है उस तरह का कसाब पैदा हो जाए। क्या बात है। बहुत सारे पुरुष भी हैं जो इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखा जाए सेक्सुअल को इतना आसानी से बोल नहीं सकता इंसान, डॉक्टर को बताएगा नहीं, और जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी ज़्यादातर मरीज नहीं आ पाते क्योंकि शर्म है, हया है। तो अब क्या कहना चाहूँगा, जो पुरुष में जो बीमारियां हैं जैसे कि स्वप्न दोष है, बहुत सारे ऐसा है कि इरेक्शन प्रॉब्लम्स हैं या टाइम की प्रॉब्लम है, तो इनके लिए कोई नुस्खा, दवाई कुछ? तीनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंट है।
बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है, और तीनों के लिए डॉक्टर्स की अलग अलग राय हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे, आयुर्वेद वाले के पास जाएंगे वो अलग बताएंगे। जैसे स्वप्न दोष की बात कर लेते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर हम जो है यूरोलॉजिस्ट से मिले, वो ये कहते हैं कि कहा कि तो कोई आम बीमारी है, हर आदमी को होती है, 99% को होती है। लेकिन मैं कहता हूँ, डॉक्टर शेख कहता है कि मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। अच्छा। कि अगर उनको किसी बच्चे को, नौजवान बच्चा है, शादी नहीं हुई है, शादी हुई वो अलग रहते हैं, साथ में नहीं रहते, रिलेशन नहीं बनते उनके, और महीने में 2 बार 3 बार 4 बार अगर उनका नाइटफॉल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। लेकिन मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आ रहा है, मेरे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं, और अब महीने में 20 30 40 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं कि वो ये कहते हैं हर रात में 2 बार हो रहा है सर, महीने के अंदर 20 बार हो रहा है, महीने के बाद 30 बार हो रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, 4 बार हो रहा है सर। तो उसको हम बीमारी क्यों ना मानेंगे? बिल्कुल सही बात है, बीमारी माना जाएगा, और उसका इलाज जरूरी है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर आपको 1 बार 2 बार 3 बार तक वीक के अंदर या टोटल मंथ के अंदर 3 4 बार अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो इसलिए परेशान ना हो, डॉक्टर्स के पास ना जाए, खान पान पे आप ध्यान दें, गर्म चीजें ज्यादा ना खाएं, आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको 10 बार 15 बार 20 बार होता है, डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और शर्म संकोच के चक्कर में किसी मेडिकल पर ना जाए, मेडिकल से कोई गोली ना लें, कोई कैप्सूल ना लें, सड़क के किनारे जो नीम हकीम बैठे उनसे संपर्क ना, अच्छे डॉक्टर, मैं ये नहीं करा मेरे पास आई, किसी भी डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए। मेरा मानना ये इन चीज़ों का इलाज है। शर्म जिस तरीके से और बीमारी होती है, उसी तरीके से ये सेक्स समस्याएं होती है, यौन समस्याएं होती है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसके ऊपर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक नुस्खा अपनी तरफ से दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है और आपको लगता है डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना, पंसारी की दुकान पर जाना है। पंसारी की दुकान से आपको क्या करना है कि 50 ग्राम जलजमनी लेनी है, 50 ग्राम गोखरू लेने हैं, 50 ग्राम ताल मखाना लेना, 50 ग्राम बीजबंद लेने, सिर्फ 4 चीज़ें लेनी है, कुछ नहीं। और ये सारा नुस्खा आपका 100 रुपये में आ जाएगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। ला के साफ करिए, साफ करने के बाद बारीक पीसिए, पीसने के बाद में जितना वजन हो जाए, चारों का 200 ग्राम होगा, 200 ग्राम इसमें धागे वाली मिश्री पीस कर मिला लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप पानी से, दूध से लीजिए। मेरा मानना यह है आपको किसी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना होगा, ये बीमारी आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, चाहे आपकी बीमारी 20 साल से पुरानी हो या 30 साल पुरानी। आपको लगता है कि बीमारी की सर हम ये नहीं कर सकते, शहर वाले बच्चों का होता सर कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, असली है नकली है नहीं, तो उसके लिए एक पाउडर आता है सहार रसायन कल पाउडर, 1 चम्मच सुबह शाम का, 3 दिन में आपको फायदा हो जाएगा। क्या यह हुआ आपका नाइटफॉल की शर्त। रही बात आपने कहा है इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक्चुअल में खास तौर से आजकल जिस तरीके से आदमी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, नौजवानों के अंदर स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है और काम करने का स्ट्रेस है। दूसरी बात यह है कि जो है मियाँ बीवी के बीच में अगर संबंध खराब है उसका स्ट्रेस है, लेके घर से निकल रहे हो, नोक झोंक होकर निकल रहे हैं। तो मेरा मानना ये, डॉक्टर शेख का मानना ये, 40 साल के तजुर्बे का मानना ये कि वो ऑफिस में भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। उसको क्यों फर्क लगता है दिमाग में चल। अगर आपको लगता है कि आपको इरेक्शन पूरा नहीं आ पा रहा है, आपको लगता है कि आप शादी हो गई, आप परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पेनिस के अंदर, तनासुल आज़ा के अंदर, इंद्री के अंदर तनाव नहीं आ पाता, तो इसकी मुख्य वजह ये होती है या तो आपने बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की गई हों, मास्टरबेट बहुत ज़्यादा किया हो, या उल्टी सीधी दवाएं बहुत ली हो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर जैसे मैंने कहा कि आप नीम हकीम से मत मिलिए, सड़क किनारे मत मिलिए, डॉक्टर से मत मिलिए। अगर आप किसी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो उसके कारण ढूंढने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकता है आपको हार्मोन्स अनबैलेंसेस हो रहे हो। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, आपको लगता है कि आप सेक्स नहीं कर पाते, आपको लगता है कि आप इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, तो मेरा मानना ये, अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अच्छे डॉक्टर से मिलकर शर्म बिल्कुल ना करें। मेडिकल से गोली ना खाएं, 50 नंबर 100 नंबर 20 नंबर की कोई भी गोली, याग्रा व्याग्रा कैविट्रॉन ना खाएं। ये जहर से ज़्यादा खतरनाक है। ये आपकी किडनी को ख़राब कर देगी और किडनी को खराब, लीवर को आपको ख़राब कर। जैसे ही आदमी खाता है 50 नंबर 100 नंबर की गोली खाता है, सुबह कहता है मेरी आंखें लाल हो गई, मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा, पेट से लेटरिन नहीं जा पा रहा हूँ और कई दिन तक पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये तमाम बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं उसके, तो उसका काम ही ब्लड फ्लो को बढ़ाना। तो मेरी आपको सलाह ये है, किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, सलाह लें, इलाज कराइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की कई दिक्कतें हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम है, शीघ्रपतन की शिकायत है, सूरत इंजाल की शिकायत है, तो आप हमारी किसी भी क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। जैसे आगरा में हमारे क्लिनिक है, मथुरा में क्लिनिक है, लखनऊ में क्लिनिक है, नोएडा में क्लिनिक है, दिल्ली में, जयपुर में, ग्वालियर में, बरेली में, काफ़ी ब्रांचेज हमारी ब्रांचेज हैं। आप वहाँ पर आकर मिल सकते हैं। अगर हाँ आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दूर हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आप आ नहीं पा रहे हैं,
तो वो आप हमसे कॉल करें, स्क्रीन पर जो नंबर चला है इस पर हमसे बात कर सकते हैं, या घर बैठे आप हमने एक कैप्सूल बनाया है, बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल बनाया हुआ अपना। उस कैप्सूल का नाम है SS कैप्सूल। एक कैप्सूल सुबह खाइए, एक कैप्सूल शाम खाइए। मेरा मानना ये 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। 2 महीने खा लीजिए, हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात, जैसे आपने तीसरी बीमारी के लिए आपने जिक्र किया था, वो थी शीघ्र पतन, बिल्कुल, प्रीमेच्योर संतुष्ट ना कर पाना, संतुष्ट ना कर पाना। और मेरा मानना ये और मेरे अपने तजुर्बा ये है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से इतनी परेशानी नहीं होती। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत होती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि मुझे लग रहा है कि 80% तलाक इस वजह से होते हैं कि अपनी फीमेल पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट यही कहा आपने। और उनके जो चक्कर चल रहे हैं बाहर, वो भी इसी वजह से, इसी वजह से। यही बिल्कुल आपने सही कहा, जो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल आपने तो खुद कह दिया। बहुत सी बीवी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल, लेकिन मेरी 40 साल की चिकित्सा में मैंने ऐसी बहुत कम बीवियां देखी हैं जो आदमी इम्पोर्टेंस या प्रीमेच्योर पेशेंट के साथ रह लें तो प्यार नहीं है। प्यार नहीं। प्यार की जो जड़ है, प्यार है, मैं मानता हूं, जो रिलेशन की जो जड़ है वो सेक्स है। बिल्कुल, उनका प्यार वहीं से शुरू होता है, वरना आप मजबूरी का नाम कहा जा सकता है, मजबूरी का नाम कहा जा सकता है। वरना मैंने ऐसे बहुत केस देखे और मेरे पास आते, और महीने में 10-20 केस ऐसे ही आते हैं कि 3 महीने शादी की तलाक हो गई, डिवोर्स हो गया। ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि साहब जो है बाहर संबंध हो गया। 1-2 पेशेंट ऐसे भी आए कि साहब वो ये कहते हैं कि क्या सेक्स होता है, आप हम देखिए मैं दूसरे के साथ कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना टाइम करता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं, आप शुरू होते नहीं है डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप मैं कपड़े मुझे कुछ होता ही नहीं, मुझे गंदा कर देते हैं, मेरे कपड़े खराब कर देते हैं, मुझे नहाने के लिए दिक्कत होती है। धीरे-धीरे इरिटेशन और टेंशन, तो इरिटेशन और टेंशन हो जाए तो उसी में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका क्या उपचार हो सकता है? तो उसका उपचार के लिए मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको शीघ्र पतन की शिकायत है, आपको प्रीमेच्योर की शिकायत है, आपको सूरतन जल की बीमारी से परेशान है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात जो है, आप पहली बात प्रेशर से हटिए। बेडरूम में जा रहे हैं तो आप ये सोचकर मत जाइए कल क्या हुआ था, आज मुझसे बीवी क्या कहेगी। उन अपशब्दों का इस्तेमाल जैसे मैं कर नहीं सकता, इस पॉडकास्ट में नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शब्द हमारे पास में कि नल्ला है, ये है, वो। 1-2 पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि बीवी ने लात मार दी, मेरे वहाँ पर चोट लग गई, कहती तुझ पर कुछ होता नहीं, तू नाम का मर्द है, वैसे काम का मर्द नहीं है। तो अगर आपको लगता है इस तरह की आपके सामने दिक्कत है, तो मैं आपको सही, ये मेरी एक सलाह होगी आपसे, इलाज का भी सलाह आपको देना चाहता हूँ कि पहली बात आपके ऊपर से प्रेशर हटाइए, बिस्तर पर जाइए। बिस्तर पर जाने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहली बात तो ये करना है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर से आपको ओरल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मैं ओरल कर रहा हूँ बहुत देर तक, 15 मिनट तक ओरल कर रहा हूँ, किसिंग कर रहा हूँ, या जिस तरह के भी आप समझ रहे हैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें अपने ऊपर बिल्कुल ना दें, क्योंकि आप खुद उत्तेजक होते हैं। आप बहुत जल्दी में, कुदरत ने क्या हुआ, मेंस के अंदर क्या हुआ, बहुत जल्दी उत्तेजना उसके अंदर आ जाती है। महिला के अंदर आने में टाइम लगता है, उसको 10 मिनट 15 मिनट तो लग जाती है। तो जो ओरल करना है आपको, मिसेस का, फीमेल पार्टनर का, अपनी गर्लफ्रेंड का, मिसेस का, जिसका भी पहले उनको आप गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जितना भी आप उनको गर्म कर सकते हैं, जितना भी आपको ओरल सेक्स कर सकते हैं, उनके साथ कीजिए। करने से जब आपको लगता है कि हाँ अब सामने वाला उत्तेजित हो गया है, सामने वाला सेक्स के लिए इंटरेस्टेड हो गया है, सामने वाला संभोग के लिए इंटरेस्टेड हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको पेनिट्रेट करने के बाद आपको तुरंत आपको शुरुआत नहीं करनी है, तेज तेज झटके आपको नहीं लगाने। सबसे पहली बात आप जैसे ही आप पेनिट्रेट करते हैं, आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए रुकिए। 1-2 मिनट रुकने के बाद में आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के बाद 4-6 झटके स्ट्रोक लगाइए। उसके बाद आप 2 सेकंड के लिए, ये मैं वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पर डाली थी, कई मिलियनों में चली थी ये सबसे, जो उसका मैंने नाम दिया था डॉक्टर सिक की टिप्स, जो है डू एंड स्टार्ट स्टॉप के नाम से मैंने वीडियो बनाई थी, और काफ़ी चली थी वो, बाद में वो ब्लॉक कर दी गई। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करिए। अब बेड पर जाने के बाद में ये मैंने स्टार्ट कीजिए, और जब आपको लगता है कि आप एजुकुलेट होने वाले हैं, तो या तो पोजीशन चेंज कर लीजिए, हट जाइए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरा मानना ये है, आपका अगर आपको आधा मिनट का टाइम होगा था और आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, तो अपने टाइम को 10 से 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, और सामने वाले को, फीमेल पार्टनर को, मिसेस को आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कोई मेडिकली मतलब कुछ इलाज है कि अपन टाइमिंग बढ़ा सकते हैं? रही बात जहाँ तक इलाज की, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, ये चीज़ तो होगी आपको करने के लिए। दूसरा क्या है कि आपको वैसे आयुर्वेद भरा पड़ा, क्लासिकल मेडिसिन वीर स्तंभन वटी आती है हमारी, जो है वो आप ले सकते हैं।
और दूसरा क्या है कि एक बहुत ज़बरदस्त टेबलेट है जिसका नाम है मर्द एक्साटाइम-वटी। एक्साटाइम-वटी के नाम से आती है। उस टेबलेट का अगर आपको पूरी परमानेंट ठीक होना तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम खानी होती है। दूसरा क्या करना होता है, जब आपको सेक्स करना है, इंटरकोर्स करना है, इंटीमेट होना है, तो एक गोली मुंह में डाल लीजिए, आप चूसते रहिए। जब तक ये गोली आपके मुंह के अंदर रहेगी, जब तक ये आप इस गोली को चूसते रहेंगे, तब तक आप इंटरकोर्स करते रहेंगे और आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। और इस गोली का सबसे बड़ी बात ये, कोई किसी तरीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं, टोटल 100% हर्बल है, 100% तरीके से आयुर्वेदिक में बनी हुई है। अगर आदमी इसको लगातार 2 महीने खा लेता तो इस बीमारी से हमेशा अगली छुटकारा पा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे गुप्त रोग हैं, जैसे कि अभी HIV का चलन चला बहुत ज़्यादा, कि हर किसी को HIV से डर लगने लगा। आजकल तो बहुत कम केसेस हो गए हैं, बिहार में भी फैल रहे हैं। तो HIV ऐसे जो गुप्त रोग हैं और बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे कि इंसान को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके पीछे क्या राज क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जिस तरीके से आपने संक्रामक रोगों की बात की, STD की बात की, देखिए HIV की बात की। HIV आपने कहा कि कम हो रहा है, मेरा मानना है HIV बढ़ रहा है, पर पता नहीं चल रहा है सोसाइटी, पता नहीं चल रहा है। जेल का भी एक सर्वे हुआ यूपी की, किसी जेल में नाम नहीं ले रहा हूँ, तकरीबन इसकी जेल का सर्वे हुआ, जेल में ही 91 कह दिया आप, वो लिख लिया आप। अच्छा, और ख़ास तौर से बढ़ रहे हैं, अच्छा, बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से जो है कि सेक्स आम हो गया है। ज़्यादातर बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां जो है बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हैं, तो उनको ये बीमारियां हो रही हैं। और ख़ास तौर से मेरा मानना ये है कि सुजाक की बीमारी, STD में सिफिलिस की बीमारी, ये आम हो गई हैं। तो इन चीज़ों का मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप देखिए, एड्स का वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि कोई इलाज नहीं है, सरकार भी यही कहती है। और सरकार के साथ में ख़ास तौर से उन बच्चों को मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए से ये भी कहना चाहूँगा, जिनको ये पता चल जाता है कि मुझे HIV पॉजिटिव हो गया, एड्स पॉजिटिव हो गया, तो उनकी मानसिक दृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल सही बात। वो क्या सोचते हैं, उनमें से 10% ऐसे हो सकते हैं, 5% ऐसे हो सकते हैं कि सोचते हैं मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं दूसरे की ख़राब नहीं। लेकिन ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो यही कहते हैं आके, सर हमने तो सोच लिया कि हम तो मरेंगे, लेकिन जितना हो सकता है उसको फैला के मरेंगे। अच्छा, ऐसे आते हैं पेशेंट, मैंने देखे ज़िंदगी 10-20 मरीज मेरी ज़िंदगी में आए, एड्स वाले पेशेंट आते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हम तो चाहते हैं कि जब हम मर रहे हैं तो दूसरों को भी मारते हैं। अरे तो लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस बीमारी को मत छुपाइए, आप जांच कराइए। पहली बात तो आप कहीं अगर आपको लगता है, बाहर अगर आपने इंटीमेट हुए हैं, बाहर आपने इंटरकोर्स किया है, और आपको करने के बाद पहली बात तो प्रोटेक्शन आपको यूज़ करना ही करना, सबसे आसान, सबसे बड़ी आसान तरीका ये है कि आपको करना है। लेकिन अगर आपने कर लिया है, बाई चांस कर लिया है, मज़े में कर लिया, आप सोचते हैं कि, तो आपको मैं एक छोटा सा आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप बाहर निकलिए, तुरंत निकलिए, आप कोठे पे कहीं भी बाहर निकलिए। निकलने के बाद में यूरिन करिए, तो यूरिन करते समय चाहे यूरिन से ही आपके पेनिस को क्यों ना धोना पड़े, धो लीजिए सबसे पहली बात, अगर इस इन्फेक्शन से बचना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन के बाद ही आपको लगता है खुजली हो रही है, जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, तो आप बिल्कुल शर्म संकोच ना करें, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाइए। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का भी एक और अजीब तो वो है, लोग बाग दिमाग में, अगर हम चले गए वहाँ पर, पता चल गया, पकड़ लेंगे, घर वालों को बता देंगे, नाम हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, अखबार में आएगी, इसकी वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाइए, डॉक्टर से पहले कहिए अपना नाम, मेरा नाम ओपन नहीं होना चाहिए, मेरी जांच कराइए। अगर आपको खुदा ना खास, वैसा ईश्वर ना करे, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन आए या आपको HIV पॉजिटिव हो, अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके लिए डॉक्टर्स से वहाँ से फ्री में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से फ्री में दवाएं मिलती है, वहाँ से इलाज कराइए। फिर भी अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, प्राइवेट आना, तो आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, आप हमारी क्लिनिक पर आकर मिलिए। इसमें होता है क्या, CD4 को डाउन करना होता है, मेन चीज़ ये होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। इम्यूनिटी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी दिन जी सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, जैसे कि इससे अपने फीमेल पार्टनर के साथ, किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन लेनी निरोध का इस्तेमाल करने की। और मैं तो ये कहता हूँ एक ही जगह 2 लगाइए आप। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप करते समय किसिंग वगैरह मत कीजिए, दांत का इस्तेमाल मत लगाइए, संपर्क में बिल्कुल मत आइए। तो आप अपनी ज़िंदगी को भी जी सकते हैं और दूसरे को भी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इसको बचने के बहुत आसान तरीके हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। डॉक्टर साहब, ये इंटीमेसी में एक वर्ड बहुत फेमस हो गया है कि सांडे का तेल और ये तेल, जापानी तेल, क्या वाकई में कामगार है या फिर ऐसे ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं? जापानी तेल नाम रखने से जापान का नहीं हो जाता, पहली बात तो ये है। सांडे का तेल, मेरा मानना जो है, एक जीव होती है, जीव हत्या भी तो है, वो जीव होता है, उसको निकाल के, प्रचलन था कि उसकी चर्बी में ऐसे बहुत गर्म होती है, उसको हम तेल में जलाते थे, उसका तेल बनाते थे, वो सांडे के तेल हुआ करता था। अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि 99.5 पर जितनी भी कंपनियां हैं,
नाम सांडा रख रही, लेकिन सांडा कोई नहीं जला रही, ना सांडा कोई बना रही सांडे के तेल। पहली बात तो ये है। एक आम तेल होते हैं, उनमें लौंग खासतौर से लोग बाग डालते हैं, दालचीनी है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। इन्हीं को तेल को हम देते हैं और इसी के तेल को हम सांडे का तेल कहें, कुछ भी कहें, जापानी कहें, सांडा कहें, कुछ भी नाम रख लें, वो तेल होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी पेशेंट ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है, उनका पेनिस कर्व हो गया, टेढ़ा हो गया, या कई बार क्या पेनल फ्रैक्चर हो जाता सर। अच्छा, सेक्स करते समय पोजीशन चेंज करते समय पेनिस मुड़ जाता है और उसमें क्या होता है, एक आवाज़ भी आती है करते समय, जिस वक्त होता है आवाज़ आती है, कट जैसे टूटती है, नस टूटती है, जैसे फ्रैक्चर उस तरीके से आवाज़, तो वहाँ ब्लड भर जाता है नसों के अंदर और ब्लड फूल जाता है, कई बार गांठ बन जाती है, वो कैंसर बनने के चांसेस रहते हैं। तो ख़ास तौर से कुछ बच्चे जो नौजवान ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, उनको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपका पेनिस बहुत छोटापन है, बहुत ढीलापन है, बहुत छोटा है, या आपके अंदर हीन भावना ज़्यादा होती है। चाहे छोटापन हो, लेकिन खासतौर से दिमाग में ये होता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पोर्न लोग बाग देखते हैं, पोर्न की वजह से वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो 1 घंटे तक आदमी सेक्स कर रहा है, उनका इतना 8 इंची है, लेकिन सच्चाई में नहीं होती। वहाँ पे एक फिल्म चल रही है, 1 मिनट की चला दी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। उसी तरीके से वो कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, डिल्डो वगैरह, कुछ कंडोम वगैरह उस तरह के आजकल मार्केट में आ गए हैं, सिलिकॉन वगैरह के, उसको ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो उससे लगता है कि इतना बड़ा है या इतना मोटा है, तो सच्चाई नहीं होती। लेकिन अमूमन मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पेनिस की साइज अगर आपको ऑन इरेक्शन टाइम पे 5 इंच तक है तो काफ़ी है, ये काफ़ी है, काफ़ी है, सफिशिएंट, 5 इंच तक है। अगर आपका पेनिस 5 से लेकर 6.5 7 इंच तो बहुत है इंडियन के लिए, बहुत है। इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, इलाज की ज़रूरत नहीं है आपको किसी तरीके। हाँ, अगर आपको लगता है 4.5 है, 5 है, 4.5 है, 3 है, 2.5 है, तब आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर से सलाह लेने से पहले सबसे पहले आप, मेरे कहने से, आप अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराएं कि टेस्टोस्टेरोन आपका 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 से लेकर 8 तक होना चाहिए। अगर आपका 2.5 से कम है, 3 है, 2 है, 1.75 है, तो मान लीजिए 100% मान लीजिए आपका पेनिस का साइज छोटा होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पेनिस का साइज छोटा है और आप घर पे तेल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 तेल बता रहा हूँ। आपको ये तेल ले लीजिए। आपको मालकांगनी का तेल लेना है 10 ml, 10 ml आपको लेना है लौंग का तेल लेना है, और 10 ml आपको लेना है खरातीन का तेल, यानी केंचुए का तेल समझ लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आप केंचुए का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप रेगमाही का तेल ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। रेगमाही भी नहीं ले सकते, वीर ब्यूटी का तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल ले सकते हैं इनमें से, और तीनों तेलों को मिलाकर रख लीजिए। इसको तेल की आप मसाज करेंगे, लेकिन खास तौर से याद रखें कि अगर आप तेल लगाते हैं तो पेनिस के अगले ग्लांस पर नहीं लगाना है आपको, अगले हिस्से को छोड़ देना है। पिछले हिस्से में पूरा 10 ड्रॉप तेल डालिए, उसकी मसाज के लिए छोड़ दीजिए। तेल लगाने के 10 मिनट बाद आप 10 मिनट तक आप पानी ना डालें, वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कि आप बिल्कुल चाहते हैं, ऐसा रिजल्ट चाहते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट हो और 1 से 1.5 इंच तक बढ़ जाए, 8 इंच 10 इंच नहीं बढ़ेगा, मेरे पास भी कोई दुनिया के डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। होते हैं कुछ डॉक्टर कहते हैं, हम विज्ञापन देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, देखें 10 इंच बढ़ा, ऐसा कहीं संभव नहीं, ना ही इम्प्लांट में भी नहीं होता। मैं बता दूँ, पेनिस इम्प्लांट कर वहाँ भी नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं 1 इंच, 1.5 इंच, आधा इंच तक चाहते हैं, तो ये तेल इस्तेमाल करें, वरना की क्रीम आती है XXL क्रीम, XXL क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। मेरा मानना ये है, अगर आप 2 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेनिस का साइज बढ़ेगा। या इसके साथ अगर सस्ता चाहिए तो एक SS तेल आता है, SS तेल लगाइए, आपको पूरी तरीके से फ़ायदा होगा। बहुत सारे हमने देखे हैं सड़क के किनारे बैठे रहते हैं हकीम, जो कहते हैं कि सदियों से पुराना हमारा ये पेशा चला आ रहा है। तो इनकी जड़ी बूटियों में, दवाइयों में क्या मान्यता नहीं मिली है, या फिर इनका कुछ अलग ही पैटर्न है, या बिजनेस है? पहली बात तो ये कहूँगा कि, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा, जो आजकल सड़क के किनारे जो बैठकर 15 दिन का टेंट लगता है उनका, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लास्ट होता है, 1 महीने बाद वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। वो उनका क्या तरीका है, वहाँ जड़ी बूटियाँ रखी, आप जाएंगे, आपके अंदर एक पेशाब लिया जाएगा, वो एक थर्मामीटर एक ट्यूब में डाला जाएगा, उसमें वो केमिकल डालते हो। सबसे एक बात कहेंगे, आपका कैल्शियम जा रहा है, आपको धात जा रही है, 2 शब्द है, उनके अलावा कोई शब्द नहीं है। उसके बाद कहेंगे कि आपसे जो है 2000 रुपये की दवा बनेगी, 5 दिन की बना रहे हैं, इसको खाइए, और खाने के बाद आपको लगता है आराम है तो ठीक है, नहीं ना आके दिखाना है। जब वो पेशेंट 5 दिन बाद लौटता है तो उनको कहते हैं आपको तो बीमारी बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका हम बता नहीं सकते, आपकी तो घरवाली चली जाएगी, आपकी घरवाली के किसी और से संपर्क होंगे, आप तो किसी मतलब के लिए तो इतना डरा देंगे, पेशेंट बहुत डर जाएगा। पेशेंट कहता है मुझे क्या करना है, फिर वो एक दवाएं लिखेंगे, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां कम से स्वर्ण भस्म होती है। अच्छा, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, कुस्ता भस्म, मंडूर भस्म, लोह भस्म, बंग भस्म, अच्छा, भस्म लिख, और वो पर्ची लेके आप वहां जाना, उस दुकान पर वो पंसारी वहां मिलेगी, आप बता देंगे उस पर, और कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगी, वहां मिलेंगी।
अब पेशेंट जाता है, उन्होंने तो वो नुस्खा बना दिया 50,000 का, 60 ढाई लाख रुपए के नुस्खे खाकर हमारे पास आदमी आते हैं, सर हमने 2.5 लाख रुपए का वहाँ से नुस्खा बनवाया, स्वर्ण भस्म लेके आए। अब स्वर्ण भस्म असली थी नकली ये तो पता नहीं, लेके जरूर आए थे, उन्होंने ही लिखी थी, वहीं से लेके आए थे। लेकिन जब हमने वो दवा खाई 10 दिन खाई, 10 दिन बाद हमें कुछ नहीं हुआ। जब हम दोबारा वहाँ गए तो वहाँ पे वो टेंट नहीं मिला। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए मेरे यहाँ से इलाज करिए, किसी भी डॉक्टर से इलाज करिए, ऐसे डॉक्टर से इलाज करिए जो स्थायी हो, डॉक्टर्स हो, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो, जानते हो बीमारी, कम से कम आप जाके शिकायत तो कर सके। लेकिन आप 2 लाख 3 लाख 50,000 रुपये लगाने के बाद आप जाते हैं तो आपको मालूम चलता है वो टेंट गायब हुए। तो खास तौर से इन बिल्कुल ही लीगल है, इनका कोई पता नहीं, इनका सिर्फ यही ठगने का काम होता है। इधर से उधर से पेशेंट आए, 10 दिन 20 दिन में जो पेशेंट देखे उसके बाद वहां से उठा के अपने टेंट को लेकर चले जाए। अपना दवाखाना कहाँ कहाँ पर है, कहाँ का प्रचार हो रखा है अपना? अगर आगरा मथुरा गए होंगे और फरीदाबाद गए बस से जाते थे तो लिखे रहते हैं डॉक्टर शेख जो है ये मेरे ख्याल से, और जब मैंने ये काम शुरू किया था, जब यौन समस्याओं के इलाज मैंने किया था, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लिखने वाले हुआ करते, बहुत ही कम डॉक्टर हुआ करते थे। 88 की बात करता हूँ, हर शहर में 1 या 2 डॉक्टर हुआ करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर तो उस ज़माने को हमने देखा है, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि काफ़ी हमने इस पर पब्लिसिटी की है, काफ़ी इस पर काम किया है, काफ़ी हमने अपने ये समझिए कि भारत सरकार से कुछ फार्मूलों को पास कराया है। अच्छा। अपनी फार्मा कंपनी सहारा फार्मेसी के नाम पर अपनी कंपनी हमने लगाई है, GMP ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और काफ़ी हमने काम किया है। काफ़ी ब्रांचेज हमने मैंने कहा कि बेटे, मेरे छोटा बेटा BUMS डॉक्टर, बड़ा बेटा MBBS डॉक्टर, उससे बड़ी बेटी मेरी जो है MBBS डॉक्टर है, गायनी में भी डॉक्टर MS डॉक्टर है, और 1-2 भाई हैं डॉक्टर हैं हमारे, और फिर कुछ डॉक्टर हमारे यहाँ हायर हैं। करीब 40 क्लिनिक मेरी देश में चलती हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर कोई पेशेंट हमारा इलाज पूरा लेता है तो 100 में से 1 या 2 पेशेंट वो हो सकते हैं कि मैं ठीक नहीं, वो शिकायत कर सकते हैं, या तो किसी वजह से, या पे इलाज की महंगी की वजह से, या सस्ते की वजह से, या किसी के बहकाने की वजह से इलाज बीच में छोड़ दें, तो वो तो हो सकता है, वरना ज़्यादातर मेरे पेशेंट ठीक हो जाते। मेरी एक सफलता का राज यही है, मैंने कभी भी समझौता नहीं किया। जो देना है हाई क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की भस्मों के अलावा हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया से हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया से पेशेंट, और हिंदुस्तान के हर स्टेट से हमारे यहाँ पेशेंट होता है और आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं बचपन में छोटा था तो बस से यात्राएं करते थे मम्मी पापा के साथ में, तो लिखा होता था दीवारों पे कि गुप्त रोगी समस्या के लिए मिलें डॉक्टर शेख, आगरा, मथुरा, तो हमारी नजर नीची हो जाती थी वो पढ़कर। ग्वालियर में है, इटावा है, लखनऊ में आलमबाग के सामने है, नोएडा में सेक्टर 18 में, फरीदाबाद में, वेडनेसडे में खुद रहता हूँ, पलवल में हमने फैक्ट्री लगाई, जयपुर में बेटा बैठता है, लाजपत नगर में छोटा बेटा मेरा बैठता है, और काफ़ी ब्रांचेज हैं। परिवार मतलब पूरा हमारा परिवार है, और कुछ डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खास तौर से वैसे तो पहले पेशेंट हम जब लिखा करते थे, खुद हम कह रहे हैं कि हम बीमारियाँ लिखा करते थे, बचपन की गलतियाँ मिले, गुप्त रोगी मिले, नामर्द रोगी मिले। लेकिन आज आप लोगों की दुआ से, आप और मेहनत से, आज अगर हम डॉक्टर शेख लिख देते हैं, लोग बाग समझ जाते हैं किस चीज़ के किसकी इलाज के डॉक्टर हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही, मैं फिर यही कहूँगा अपने दर्शकों से, यही कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं सही में इलाज तो अच्छे डॉक्टर से मिलिए। आपको इसमें शर्म संकोच बिल्कुल ना करें। सेक्स जिस तरीके से और बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से सेक्सुअल समस्याएं भी होती है। ढंग से आप डॉक्टर से सलाह करें। ज़रूरी नहीं कि मेरे यहाँ पर आकर इलाज लें, ज़रूरी नहीं कि मेरी दवाएं लें। आप ये भी कह सकते हैं बाहर से लिख दीजिए, बाजार से लिख दीजिए, किसी और कंपनी के लिए लीजिए, लेकिन अपने पैसे को, अपने टाइम को, अपने वैवाहिक जीवन को खराब ना करें उल्टी सीधी चक्कर में, और ख़ास तौर से बाजार से, मेडिकल से चुपचाप गोलियां लेकर आप खराब ना करें। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो बचपन की गलतियों से परेशान हो रहे हैं आज की डेट में, उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ख़ास तौर से जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपने बहुत बड़ी बात कही है। आजकल तो मैं जिस तरीके से, जब से अंबानी जी ने मोबाइल फिर नेट फ्री किया था, तब से एक बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई, सही बात है। 12 साल के बच्चे सर हमारे पास आ रहे हैं, बताइए। 15 साल के बच्चे आ रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, बेटा ये ज़िंदगी पड़ी है आपकी। आप देखिए, वैसे तो सरकार ने भी कहा है कि आप 21 साल तक की शादी नहीं कर सकते। आपकी एज बताइए लड़की की 18 साल की, तो आप ये मान लीजिए, सरकार की बात ही मानिए। आप जब तक आप 20-21 साल, क्योंकि आपकी शुरुआत ही वहाँ से, आपकी ज़िंदगी शुरुआत हुई, आपकी जो भी एजुकेशन लेंगे वही तब तक आप पहुँचेंगे। और जब तक अगर आप बीच में रुक गए, किसी बीमारी कारण आपका जो सफ़र है वो रुक गया, आप एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई, या जो भी काम करना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाए, तो आपका पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, पहली बात तो बुरी हरकतों से बचें, पोर्न वगैरह ना देखें, मास्टरबेट बिल्कुल ना करें, और
बिल्कुल नहीं करना है। और आपको फिर भी लगता है कि आप नहीं रह पाते हैं और आपके, मैंने तो ऐसे भी देखे सर कि माँ बाप को पता चल जाता है। एक मेरे पास में फिरोजाबाद में एक पेशेंट ऐसा आया कि वो बच्चा इतना, मतलब उसकी उम्र देख के मैं खुद हैरान था, 14-15 साल का बच्चा को, और मदर को देखे, सिस्टर को देखे, किसी महिला को देखे हाथ से हिलाने लग जाए, ये हालत हो गई उसकी, जो है साइकिक हो गया, साइकिक बिल्कुल पूरी तरीके। तो भाई उसको हमने दवाएं दी, उसको काफ़ी उसको कंसल्टेशन उसको दिया हमने, जो है काउंसलिंग उसकी की, उसको समझाया, तो तब उसको समझ में आई। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये आपका भविष्य बेटा, ज़िंदगी है, आप इन हरकतों से दूर हो जाइए। लेकिन मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस हरकत में पड़ गया है, आपको लगता है कि आपका बच्चा मास्टरबेट करता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं कि अगर 1-2 बार महीने में 2-3 बार कर रहा तो उसको आप परेशान भी ना करें, उसको टच ना करें, उसको टॉर्चर ना करें। ये कि आप नेचुरली महीने में 2 बार 3 बार 4 बार कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर डे कर रहा है, बच्चा तलाशता है कि मुझे एकांत कम मिलेगा, बच्चा सोचता है कि इधर से आया, बाहर से आया, बाथरूम में जा रहा है, लेटरिन में जा रहा है, वहाँ पे आधा घंटा बैठ रहा है, तो आप उनकी चारपाई अपने पास सुलाएं, उनको एकांत कम दें। अगर उनको एकांत मिलेगा तो ये हरकत ज़्यादा करेंगे, आगे चल के बड़ी समस्या बन सकती है। आगे चल के बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, वो इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, नामर्द बन सकते हैं, उनकी नसें कमज़ोर हो सकती है, उनका आने वाला वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उनके स्पर्म्स कम हो सकते हैं, उनकी मोटिलिटी डाउन हो सकती है, शुक्राणु की समस्या आ सकती है, और सेक्सुअल समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सही रहे, आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आप जवान बने रहें, तो ख़ास तौर से इन हरकतों को छोड़ दीजिए, अपनी डाइट अच्छी लीजिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, और दूध का, फल का, केलों का आप इस्तेमाल करते रहिए। मेरा मानना है आप निरोग रहेंगे, हमेशा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्या डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर शेख साहब, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं से परेशान हैं और आपने हज़ारों लोगों का, मेरे ख्याल से लाखों लोगों का इलाज कर दिया होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में, जो बच्चे गलती कर देते हैं, माँ बाप अनदेखी कर देते हैं, या किसी प्रकार से गुप्त रोग हो जाता है या होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स जब तक मौजूद हैं इस देश के अंदर में, बहुत सारे लोग निरोग हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सही हो रहे हैं, सही उपचार मिल पा रहा है। और जितने फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो समाज में एक भेष बना के घूम रहे हैं डॉक्टर का, असली में वो फर्जी हैं, और उनसे दवा लेकर अपनी बीमारी को और ना बढ़ाएं। तो मेरा मानना तो यह है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कृपया असली डॉक्टर की पहचान करना सीखिए, जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करे, ना कि आपकी बीमारी को बढ़ाए। और आपकी गलत प्रचार से कई सारे रील्स आती हैं, वायरल होती हैं, उन रील को देख देख कर आप पैसे डालते हो, दवाएं खरीदते हो, जो कि और ज़्यादा घातक सिद्ध होती हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक आप जैसे डॉक्टर इस दुनिया में, इस देश में हैं, तब तक कुछ हद तक बीमारियों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, इन पर कॉल कीजिए, और आपको किसी प्रकार की समस्या है, इनसे एक बार जरूर आके मिलिए, संपर्क कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब।